हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। हम कर रहे हैं साइंस विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा था कि सर इसक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो मोशन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन किससे संबंधित है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, यानी जब भी आप चीजों को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वापस क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। हमारे लिए तो यही है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसका मास अगर m था, इसका मास भी m था, तो क्या होगा, दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यानी एक दूसरे पे सिर्फ अट्रैक्ट नहीं, रिपेल भी कर सकते हैं अगर सेम चीजें हैं तो, लेकिन क्या करेंगे, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर इस पेन पे फोर्स लगा रही हूं तो पेन भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर मेरा फोर्स ज्यादा है तो मुझे पेन का फोर्स महसूस नहीं होगा। तो सेम लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो ये यूनिवर्सली सभी में एप्लीकेबल है, चाहे वो हमारे और अर्थ के बीच में हो, सन और अर्थ के बीच में हो, या सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स और सन के बीच में हो। ठीक है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने की वजह से इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे अगर हम कैलकुलेट करें तो किस तरीके से करते हैं कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस उनके सेंटर से क्या है, r है। क्या है? r। तो जो उन पे फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये मास मान लो m1 और m2 अगर हम रख लें और दोनों ही m के इक्वल हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो f क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 2m हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे m m दोनों सेम है तो 2m हो गया, तो 2gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये g क्या है, अब g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? अब अगर हमें फोर्स पता है, मासेस पता है, आर पता है, तो हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है अर्थ के केस में, वो क्या है आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी आम जिंदगी में ये हम कहाँ देखते हैं, कहाँ मुलाकात होती है हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डेली लाइफ में। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि गैसेज इन द सन। सन के अंदर जो गैसेज हैं उनमें देखो, अब ये गैस है, सन के अंदर जो गैसेज हैं वो क्या है, आपस में वहीं पे हैं, जुड़ी हुई हैं वहीं पे। ठीक है, लेकिन वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्या कर रही है, सारी गैसेज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, लेकिन वो फोर्स ऐसा है कि वो उन्हें जोड़ के रख रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वहीं पे जुड़ी हुई हैं। अगर गैस एस्केप हो जाती तो क्या होता, फिर सन क्या होता, एक एम्प्टी स्पेस हो जाता, उसके अंदर कुछ नहीं मिलता आपको। ऐसे ही अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो जो रेनफॉल होती है, देखो पहले क्या होंगे, जो सी है उसका पानी भाप बन के पहले बादल बनाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, बादलों के अंदर क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। फिर वो जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाएगी
तो वो जब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो वापस वो कंडेंसेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या उनके अंदर वजन बढ़ गया तो क्या होगा, वो बारिश के रूप में नीचे आने लग जाते हैं या फिर रेनफॉल होते हैं। तो ये सब क्या हुआ, किसकी वजह से नीचे आए, अब हमने भेजा तो पानी को ऊपर था, ऊपर क्यों नहीं रह पाया, ये ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ पे गिरता है। ठीक है, सेम स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया है ना, और जब तक हम इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे ये ऐसे ही रखा रहेगा। ये किसकी वजह से है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सेम वे में जो टाइड्स हैं कैसे डेवलप होते हैं, सी का जो वाटर है वो राइज और फॉल होता है ना, एक बार ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। किसकी वजह से, जो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्हें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जैसे ही वो फोर्स कम हो जाता है वो वापस छोड़ देता है। तो इस तरीके से टाइड्स डेवलप होते हैं। तो किसकी वजह से हुई, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो सेम वे में जो रिवोल्यूशन है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अब देखो हमें पता है जो मरकरी है इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अगर मार्स है या अर्थ है जो भी है वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी दूसरे के में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनके बीच और सन के बीच या डिफरेंट प्लेनेट के बीच जो डिस्टेंस मेंटेन है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमने क्या पढ़ा था, यानी ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम करेगा। अब हो सकता है मान लिया हमने क्या ले लिया, अर्थ और मून ले लिए, तो मून जो अर्थ के अराउंड एक ही कक्ष में क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, कहीं इधर उधर तो नहीं, एक ऐसा तो नहीं कि कभी यहाँ आ गया कभी यहाँ आ गया और कभी दूर चला गया, ऐसे तो होता नहीं है ना, एक ही फिक्स ऑर्बिट में चलता रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स है ना एक बार जो मेंटेन हो गया बस वो वही फोर्स रहेगा। ठीक है, सेम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूंगी तो भी क्या होगा, ये नीचे ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो, अब पेन के कंपैरिजन में अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा थी इसलिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, डेली लाइफ एक्टिविटीज में जैसे कि आप, अगर हम झूले की बात करें, बच्चे अगर झूलते हैं तो क्या होगा, देखो ये ऊपर क्या था, जो स्लेंट पोजीशन थी उससे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट नीचे ही आएंगे। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे वॉकिंग अगर आप करते हो तो अगर आप चल पाते हो है ना, आप हवा में क्यों नहीं चल पाते, आप सरफेस पे टच करके ही क्यों चलते हो, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, सेम अगर हम रोलिंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो रोल हुए हैं, यानी अगर हमने उन्हें स्लैंटिंग पोजीशन पे रख दिया तो क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे, रोल डाउन होंगे। क्या होंगे, रोल डाउन। ऐसा तो नहीं है कि रोल अप हो जाएंगे, अप हो सकते हैं कब, जब हम इन पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन जो नेचुरली चीजें हो रही हैं वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है। सेम अगर हम पोरिंग ड्रिंक, अगर हम ड्रिंक को किसी कप में या ग्लास में डालते हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि ये ग्लास की तली तक ही जाएगा। कभी आपने देखा है कि ग्लास नीचे से ब्लैंक रह गया और ऊपर से उसके ब्रिम पे पानी भर गया हो, ऐसा नहीं होता ना, नीचे क्या होगा, यानी उसकी पहले तली भरेगी फिर धीरे धीरे ऊपर आता है उसका लेवल, ऐसे ही होता है ना। वो किसकी वजह से, वो सब ग्रेविटी की वजह से। तो यानी आप आम जिंदगी में हर दिन हर समय मिलते रहते हो किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।